नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं वो विज्ञान प्रकाश में। इस कार्यक्रम की शुरुआत में बता दूं कि मैं कुछ बातें ऐसी कहने जा रहा हूं आज जो कड़वी लगेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हकीकत से जुड़ी है। पिछले कुछ सालों की राजनीति में देख रहा हूं कि एक बड़ा कमाल का चमत्कार हो रहा है। भाई साहब, चमत्कार क्या हो रहा है? कोई भी चुनाव आने के आसपास बयान, घटनाक्रम और सियासत इस तरह की हो जाती है कि माहौल का ध्रुवीकरण हो जाता है। यह नया फॉर्मूला है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का। घटना दादरी में हो रही है, असर उसका बिहार के चुनाव पर पड़ रहा है। यह क्या हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति के साथ? हर बार आप पिछले लोकसभा के चुनाव को देखिए, उससे पहले मुजफ्फरनगर की तस्वीर को देखिए, बयान पर बयान, बयान पर बयान आते हैं नेताओं के। मैं एक सवाल आज पूछना चाहता हूं इस प्रोग्राम में, और बहुत जानकार लोगों का पैनल है। 3 महीना पहले किसी ने पूछा था कि बीफ पॉलिटिक्स बिहार में मुद्दा होगी। जिसको देखिए सो बात कर रहा साहब, इतने लाख का, करोड़ का पैकेज और बिहार का ये विकास। अंततः चुनाव किस पर हो रहा है? चुनाव का मुद्दा क्या बन गया? क्या ये 3 महीने पहले मुद्दा था? बड़ा अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं राष्ट्रपति की बात सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, आप ये बात योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं समझाते? बड़ा अच्छा लगता है साहब। बड़े बड़े नेता कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जमीन के नेता क्या बात कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव, आप आजम खान को नहीं बता सकते कि किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करे? ये क्या पॉलिटिक्स है? पूरा चुनाव आज बिहार का उत्तर प्रदेश में होने वाले घटनाक्रमों की वजह से बुरी तरह से पोलराइज नजर आने लगा है। ये क्यों हो रहा है? इसके कौन रणनीतिकार हैं? इसके कौन स्ट्रेटेजिस्ट है? एक पक्ष से आप सवाल पूछिए तो वो कहता है दूसरा पक्ष जिम्मेदार है ये भाषा बोलने के लिए। दूसरे पक्ष से आप सवाल पूछिए तो वो कहता है वो जिम्मेदार है भाषा बोलने के लिए। नए युग के माध्यम है ट्विटर, उस पर देखिए नेताओं के बयान किस तरह के आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी भी बात मत सुनिए, राष्ट्रपति की बात सुनिए। अरे आप पहले अपनी बात अपने नेताओं को तो बताइए। संजीव बालियान से लेकर संगीत सोम तक के बयानों को तो सुनिए। मुलायम सिंह यादव, आप बताइए ना अपने नेताओं को। या बिहार में जो सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार, वो उनको क्वेश्चन करें। क्या हो गया है इस पॉलिटिक्स को जो सब कुछ इस अजीब से पोलराइजेशन के माहौल में नजर आती है? ये जबरदस्त ध्रुवीकरण। जैसे जैसे चुनाव का वोट पड़ने की तारीख नजदीक आती जा रही है, इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह के बयान अपने शबाब पर चलते चले जा रहे हैं। कोई वो बयान नहीं आ रहा है या कोई उस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा है कि ये मसले पर रिएक्ट नहीं करिए। बड़ी बात करना बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होता है। स्थानीय नेताओं को कौन रोकता है? उनके बड़े नेता जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। वो एक और भाषा बोलते हैं, वो एक और भाषा बोलते हैं। ये है हकीकत। इस वक्त जो चुनावी माहौल है उसकी सच्चाई है। मैं आज अपने पैनल से आपको मिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि थोड़ी तीखी बात मैं रख रहा था, लेकिन बहुत जरूरी है इसको रखना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार एक किस्म का ट्रेंड बन गया है। मेरे साथ आलोक मेहता साहब मौजूद हैं। आप सब जानते हैं देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक मेहता, संपादक रहे हैं बहुत सालों। मणिधर ठाकुर साहब मौजूद हैं, चूंकि जेएनयू से जुड़े हैं, बिहार रिसर्च ग्रुप के कन्वीनर हैं, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज से जुड़े हैं। 3 लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केसी त्यागी साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। श्रीकांत जी हैं, मीडिया के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक नौजवान चेहरा है बीजेपी का, गौरव भाटिया हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का एक युवा चेहरा है। मेरा सवाल आलोक मेहता मैं आपसे शुरू करूंगा। ये बड़ी सोची समझी राजनीति है और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। मतलब कमाल का चमत्कार है साहब। हाँ, विकास का नारा, होर्डिंग विकास की, विज्ञापन विकास का, चुनाव बीफ पे। ये कैसे करते हैं ये नेता चमत्कार? जरा आप बताएंगे, आपको तो इतना वर्षों से तजुर्बा है। देखिए अभिज्ञान जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब कोई बड़ा मुद्दा वो नहीं जिसके बल पर चुनाव जीत सकते हैं, हाँ, माने आप यदि
91 के बाद का फेज देखें, पहले भी कुछ होते थे छोटे मोटे, दंगा कहीं करवा दिया, कुछ हो गया कुछ इलाके के, लेकिन जब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे पर सारे वोट को हम अपने वोट बैंक की तरह बना लें, ये ध्रुवीकरण की स्थिति, मतलब हिंदू मुसलमान जाति धर्म, इसको कैसे सामने लाया जाए जब अपनी सफलता नहीं दिखाई दी है। मैं आपको खाली छोटी सी बात कहूँगा, आपके स्टूडियो के पहले नीचे एक पुलिस वाले सिपाही से मेरी मुलाकात हुई जी, और उसने ये कहा कि साहब चूंकि मोदी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, वो किसी मंत्री के साथ जुड़ा हुआ है, मैं ये भी आपको बता दूं, उसके बाद भी उसने कहा कि इसलिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि सफलता 1.5 साल में आप कुछ दिखा नहीं पाए हैं, इसलिए उन मुद्दों से ध्यान हट जाए, लोग ये चर्चा न करें कि मुझे स्कूटर मिला कि मुझे मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि ये इस रणनीति है, सोची समझी रणनीति का बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं कि 3 महीना पहले किसी को पता नहीं था कि गौ हत्या पे बिहार का चुनाव होने वाला है, और अब आप जिस दिन सुबह ये जो आप ये आजकल का नया जादू ये इंस्ट्रूमेंट खोलिए तो मेल पर आपको इनका ट्वीट, उनका जवाब, इनका जवाब, मतलब बिहार में पानी कैसे आएगा, बिजली कैसे आएगी, वहां का विकास कैसे होगा, वादे सब, दावे सब, और चुनाव इस पे। ठाकुर साहब, आप तो रिसर्च से जुड़े काम करते हैं, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूं, ये क्या चमत्कार, मतलब कहां जाता है ये रिसर्च जानकारी, अंततः बड़ी खूबसूरती से चुनाव करवाते ये सब पोलराइजेशन पे है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का नेचर बदल रहा है, उसकी प्रकृति बदल रही है। हाँ। और पहले ये, लेकिन ये 2015 का हिंदुस्तान है सर, ये प्रतिनिधि डेमोक्रेसी था, अब ये मार्केट डेमोक्रेसी हो गया है। ठीक है। अब बाजार में जैसे सामान को बेचा जाता है, उसको बेचने के लिए हर कुछ उपयोग में लाया जाता है, वैसे ही नेताओं की ब्रांडिंग की जा रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं सर, बुरा मत मानिएगा, मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं कि आपको 4 महीना पहले या 3 महीना पहले पता था कि बीफ कोई मुद्दा होगा बिहार के चुनाव में? नहीं, लेकिन ये लग रहा था कुछ नॉन इश्यूज को ये लोग उठाएंगे, जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दे लाएंगे। नॉन इश्यूज को उठाएंगे और उठाकर यहां तक लाएंगे, ये पता नहीं था। लेकिन अब मतलब तो, इतना कागज है यहाँ पे रिसर्च का, आप पढ़ते रहिए, मैं मेल पढ़ते हुआ आ रहा हूँ, इसका बयान इसके जवाब में, उसका बयान इसके जवाब में, मतलब ये कहां तक चलेगी ये पॉलिटिक्स? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हायर किया जाता है जी, जो साबुन बेचते थे अब नेताओं को बेच रहे हैं। हाँ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ। अब उनको ये देखना है कि लगातार वो सर्वे करके देखते भी हैं कि एक स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट निकला। हाँ। तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे कि पोलराइज हो सके, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। केसी त्यागी साहब, मैं सुनना चाहूंगा, आप इतने वर्षों से भारत की सियासत देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स खेली जाती है हर बार? 89 के चुनाव के बाद जी, वो सही था गलत था उस पर बहस हो सकती है। वीपी सिंह जी के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 7 अगस्त 1990 को, और सितंबर के महीने में अडवाणी जी, जो उस समय की वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब सोमनाथ से चलूंगा और अयोध्या में जाकर रुकूंगा राम मंदिर के निर्माण के लिए। जबकि 89 के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, और वीपी सिंह जी को जब उन्होंने समर्थन दिया था तब भी ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी। यही तो मेरा प्रश्न है त्यागी जी, कि वो जो मंडल कमंडल की 90 के दशक की सियासत है, क्या आज भी हम उसे देख रहे हैं 2015 में? क्या हम ये समझें कि पॉलिटिक्स के फॉर्मूला या तरीके या तरकीबें आज भी वही हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके सामने, पूरी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, संगीत सोम ने पिछला चुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। पिछले साल वो धर्मनिरपेक्ष थे, सांप्रदायिक होने में उनको ज्यादा समय नहीं लगा। वो लोकदल का टिकट भी मांग रहे थे, वो हमारी पार्टी का टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन उनको शॉर्टकट वो लगा। आपके नेता भी, नीतीश कुमार भी जब रिएक्ट करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप भी उसी ट्रैप में फंसे हैं? जितना मान लीजिए बीजेपी उस ट्रैप में फंसी है या फंसा रही है, आप भी तो फिर उसी ट्रैप में फंसे हैं। आप कहां से अलग हैं? मैं ये कल्पना करता हूं और आप भी कल्पना कर लीजिए जी, दादरी में जो घटना हुई है, हाँ, उसको आप बीफ से क्यों नहीं जोड़ते? जो राष्ट्रपति ने कहा है हमारे यहाँ की विविधता, हमारे यहाँ की बहुलता, हमारे भारतीय समाज की सहिष्णुता से जुड़ा हुआ सवाल था। उस पर बहस ये भी हो सकती थी, क्या किसी उन्मादी भीड़ को इस तरह के फैसला लेने का अधिकार है? मेरे नौजवान दोस्त वकील बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके इसमें पैनल में, ऐसे फिर पागल और जो इस तरह की उत्तेजित भीड़ है, क्या अपने आप निर्णय लेकर के अदालतों को, संविधान को अपने हाथ में लेने के लिए स्वतंत्र होगी?
चूंकि मुजफ्फरनगर में हुआ। टाइमिंग कैसी थी? इसके बाद मैं दोनों नौजवान चेहरों को पूरा समझ दूंगा। इस तरह की घटनाओं का जो समय होता है, जो एक तरह से चुनाव के माहौल की दिशा तय करने लगता है। जब संगीत सोम मुजफ्फरनगर के दंगों का वांटेड है, जब संजीव बालियान पे मुकदमे दर्ज हैं, जब ओवैसी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस के लिए दर्जनों मुकदमे चलवा रहे हैं, जब आजम खान जाते हैं तो दफा 144 उनके साथ जाती है चलने के लिए और तोड़ने के लिए, उनको वहां जाने की इजाजत क्यों दी गई? मेरा आरोप है कि हमारे बिहार के चुनाव को पोलराइज करने की ये साजिश थी। त्यागी जी ये मान रहे हैं कि फिर पोलराइजेशन दोनों तरफ से, ये तो मान रहे हैं ना आप? क्रिया और कोशिश क्रिया, हाँ? ये तो न्यूटन का नियम है, एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। ओवैसी जाए यूएनओ में, आजम खान जाएं, बाल्यान जाएं, संगीत सोम जाएं, साधु साध्वियां जाएं और उत्तेजनाएं ना फैले, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक, श्रीकांत जी, ये क्यों होता है पोलराइजेशन और इसको करवाने का आरोप बीजेपी पे क्यों लगता है? देखिए विज्ञान जी, हाँ। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने सबकी बात सुनी। सबसे पहले सियासत तो 90 की हो रही है, कहां कौन से नए युग में आप प्रवेश कर रहे हैं? देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ। नए दौर में शुरू करें हम मिलके नई कहानी। मिलके नई कहानी आप ये शुरू कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में विकास के बजाय बीफ की पॉलिटिक्स मुद्दा बन गया है। विज्ञान जी, सबको आपने समय दिया और आपने बिल्कुल बीच में किसी को टोका नहीं। हाँ, नहीं, आप और बोलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे टोके ना। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे मित्र हैं उनकी बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि 16 महीने में केंद्र की सरकार के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। विज्ञान जी, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि बिहार में इस मुद्दे को किसने उठाया? बिहार में इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा किसने बनाया? क्या बीफ का मुद्दा, गाय मांस और बकरे के मांस में कोई फर्क नहीं होता जो मांस खाता है? ये किसने कहा? ये भाजपा के नेता ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा? नीतीश जी ने उसका कंडेम क्यों नहीं किया? बाकी अन्य लोगों ने उसकी आलोचना क्यों नहीं की? क्या इस देश के अंदर वोट के लिए आपको पूरे समाज को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया आपको? भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती रही है, कर रही है और आगे भी करेगी। मैं तो चुनौती देता हूं, यहां जितने भी हमारे पॉलिटिकल मित्र हैं, बीजेपी शासित राज्यों में 24 घंटे बिजली है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, कृषि की विकास दर 18% है, औद्योगिक विकास दर 16% है, बेरोजगारी ना के बराबर है। लेकिन बिहार का चुनाव पोलराइजेशन पे लड़ा जा रहा है। मुझे ये बताइए कि कहां हुआ पोलराइजेशन? जब आप किसी घटना को, फेसबुक ट्विटर पेजेस देखिए आप अपने ही नेताओं की आज की स्थिति में, समस्या की जड़ में जाइए। हाँ, मुजफ्फरनगर क्यों हुआ? गौरव की जब हत्या हुई थी, उन हत्यारों को अगर आप सजा देते, उन हत्यारों को अगर आप नहीं छोड़ते, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जब आप देखिए, सुन लीजिए। हाँ, सुनिए, बोलिए, दादरी में 15,000 की आबादी वाला गांव है, बोलिए, हाँ। और 7 मुस्लिम परिवार हैं। हाँ, किसी को भी इस देश में कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो कानून अपना काम करेगा। भीड़ में जाकर किसी को मार देना, इसके आज समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है इन सब चीजों के लिए। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा कौन बना रहा है? जिनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। हमारे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। हम तो विकास की बात करते हैं और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। आपके नेता उत्तर प्रदेश के इस तरह की भाषा नहीं बोलते। मैं एक बड़ा सीधा प्रश्न पूछूंगा। मैंने अपने प्रोग्राम में, न्यूज पॉइंट में भी कहा था कि जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप राष्ट्रपति को सुनिए, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं कहते ये भाषा बोलना बंद करिए? लव जिहाद से लेकर आज तक जो भाषा बोली जाती है कि इन लोगों को बंदूकें पहुंचा देंगे, इनको ये हथियार पहुंचा दिए जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को नहीं कम्युनिकेट कर सकते? विज्ञान जी, सरकारें कानून से चलती हैं, किसी के बयान से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार की नीतियां देखिए। चुनाव से पहले उन्होंने बताया संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। आज संगीत सोम कौन है? क्या आपकी इतनी टॉप लीडरशिप, टॉप मोस्ट लीडरशिप ये कन्वे नहीं कर सकती? देखिए, मैं त्यागी जी का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि आपने जिक्र किया है। शिवसेना सरकार के, सही बात है, मैं शिवसेना पे आ भी नहीं रहा, मैं जिक्र नहीं करना श्रीकांत जी, क्योंकि आपने जिक्र किया इसलिए कह रहा हूं। 17 साल तक तो हम बहुत सेक्युलर थे, अचानक हम लोग कम्युनल हो गए। जब नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया तब हम सेक्युलर थे। नहीं, मेरे प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए श्रीकांत जी। मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक पेडेस्टल पर खड़े होकर एक बड़ी बात कहते हैं, फिर सम्मान उनका। मैं ये जानना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी और इतनी सही बात अपने नेताओं को नहीं बता सकते वो? क्या आप मत दीजिए बयान? मैं तो आपको
विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जैसे लोग भी इन घटनाओं की समीक्षा करिए ईमानदारी से। ये घटना की जड़ में जाने की कोशिश करिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सवाल ना पूछे योगी आदित्यनाथ घटना की जड़ में कौन है? नहीं, बिल्कुल आप ये सवाल जो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं, ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, कानून व्यवस्था गौरव भाटिया और उनकी सरकार जवाब देगी। मैं इतना सिर्फ पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या नरेंद्र मोदी एक फोन उठाकर, या आपके पार्टी अध्यक्ष एक फोन उठाकर, या जो भी आपका इतना विशाल पार्टी है बड़े बहुमत के साथ केंद्र की सरकार में, 4 नेताओं को यूपी के ये नहीं बोल सकते कि आप ये भाषा मत बोलिए? देखिए, हमको क्या कहना है, क्या कहते हैं, हम कहते हैं। सरकार अपनी नीति पर काम कर रही है। हाँ। आप ये मुझे बता दीजिए कि हाँ। इस पूरी बहस में जो समस्या है उसकी जड़ पर हम क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? उसके आधे हिस्से को हम छोड़ रहे हैं, आधे हिस्से पर चर्चा कर रहे हैं। ये समस्या क्यों पैदा हुई, इसकी वजह क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार एक ही वर्ग के खिलाफ कार्रवाई करती है, दूसरे वर्ग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है? सहारनपुर में, एक मिनट सुन लीजिए, सहारनपुर में हमारी बहनें कॉलेज जाने से डरती हैं, और वहीं दादरी के अंदर जयप्रकाश की हत्या हो जाती है, जिसका नाम एफआईआर में भी नहीं है। पुलिस दबाव देती है, आत्महत्या कर लेता है। अखिलेश की सरकार उसको क्या देती है? 1 हफ्ते का राशन, और दूसरी जगह कितना पैसा मिलता है? 46 लाख रुपए। ठीक है, तो आप कह रहे सरकार की तरफ से पोलराइजेशन बिल्कुल होता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं भैया गौरव भाटिया पूरा समय आपको दूंगा। शुरुआत मैं इससे करना चाहूंगा कि आज हो सकता है भाजपा के लिए बिहार के चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव जो है ज्यादा बड़े हों, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, और मैं उनका पक्ष रख रहा हूं, अगर कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार ने 24 घंटे में 6 लोगों को अरेस्ट किया, और 2 लोग और उसके बाद अरेस्ट हुए। नामजद 10 लोग थे, 8 लोग अरेस्ट हो गए। परिवार के साथ जब ये लोग बयानबाजी कर रहे थे, जब डॉक्टर महेश शर्मा जो कि केंद्र मंत्री हैं, जिन्होंने शपथ संविधान के लिए है, और आके कहते हैं कि ये केवल एक्सीडेंट है, ये हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंट है, तो हमारे पुलिस कर्मी, आपको आजम खान के बयान सुनाऊं? मैं आजम खान साहब बात पूरी कर लूं। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन क्या केंद्र मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, संजीव बलिया जो केंद्र मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने कल बोला, लेकिन आज फिर मेनका गांधी जी जो केंद्र मंत्री है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो गिरफ्तारी करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो लोग तो निर्दोष हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों करी है? तो आप अगर देखें, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम आपको शस्त्र अस्त्र देंगे और आप अपना बचाव करिए, मार दीजिए। मैं समझता हूं कि सरताज अगर आज इंडियन एयरफोर्स में है और भारत की रक्षा कर रहा है, तो इससे बड़ा उसका अपमान नहीं हो सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति जो कि एमएलए, एमपी, पब्लिक सर्वेंट है, वहां जाके और कहे कि काटो और बांटो। इस बात पे मेरी जो है आपत्ति है। और अब मैंने आपको बहुत आराम से सुना। अब आप मुझे ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी को सब कुछ पता है। अब मुलायम सिंह यादव जी ने यह बयान दे दिया है। चाहता हूं। हाँ, नहीं, मैं मुलायम सिंह यादव जी कि जो 3 लोग मुजफ्फरनगर के लिए जिम्मेदार थे, वही 3 लोग दादरी के लिए जिम्मेदार हैं। इन सब के बीच आपके कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान इस तरह का बयान देते, उनके ऊपर कोई केवल 2 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ, बताइए। मेरे साथी मनोरंजन भारती में बहुत देर से इंतजार कर रहा था उनका। हाँ, मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा बहुत हुई। हाँ। मुजफ्फरनगर दंगों में 10 लोग भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और आप देखिए वो आज चार्जशीटेड हैं, ट्रायल चल रहा है। संजीव बलिया को मंत्री बना दिया जाता है, संगीत सोम को Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी दे दी जाती है, और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ चेहरा बन के सांप्रदायिक राजनीति पे जब पार्लियामेंट पे चर्चा होती है, वो चेहरा बनते हैं भाजपा का। आजम खान जी वाली बात पे, हाँ। आजम खान जी ने एक पत्र लिखा, हाँ। और जैसे ही वो पत्र आया, उन्होंने कहा कि यूएन में हम इस बात को उठाना चाहते हैं। आजम खान जी से मेरी खुद भी बात हुई। आजम खान जी ने वो पत्र यूएन में भेजा नहीं था, और मैंने भी कहा, और पार्टी ने भी, नेताजी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस बात का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा आजम खान जी से हम ये पार्टी का मामला है, हम अंदर बात करेंगे। उन्होंने समर्थन नहीं किया। और उन्होंने लेकिन जो 2 चीजें उठाई, ये अंदरूनी मामला है, हम लोग खुद तय करेंगे, हमारी सरकार करेगी तय, ये मैं खुद कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में दोबारा से। उन्होंने बहुत सही उठाई आजम खान जी ने। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री दादरी में चुप क्यों है, क्यों एक एक करके, एक नहीं 10 नेता वहां पे गए और उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी। और यह सबसे दुखद है कि मंत्री जाके कहता है कि हम शस्त्र देंगे और तुम्हें काटेंगे अगर तुमने गौमांस खाया। गौरव भाटिया जी, इससे आजम खान के बयानों पर पर्दा नहीं पड़ता। नहीं, मैंने कहा ये कड़वी बहस है आज। मेरा अभी भी सवाल बहुत सीधा सा है, मैं 40 बार इस प्रोग्राम में दोहराऊंगा कि ये चमत्कार कैसे होता है
कि एक चुनाव आए और पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन अपने शबाब पे पहुंच जाए। ये कैसे होता है चमत्कार? मैंने एक ब्रेक, उसका मनोरंजन के पास चलेंगे। वो कई दिन से बिहार को घूम रहे हैं, टटोल रहे हैं।